प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के हम लोग क्लास में 10th क्लास का केमिस्ट्री देखेंगे और केमिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर को क्लियरली देखते हुए चलेंगे और प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को हम लोग देखेंगे, डीपली देखेंगे ताकि समझ में आता जाए। अगर हम लोग हायर क्लास में जाते हैं तो हमें कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, इतना तो पढ़ लेना है। अब देखो यहाँ केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हम लोग 10th क्लास में पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में जानना है। सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में जानना है। थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और फिफ्थ चैप्टर पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट के बारे में जानना है। तो देखो, सबसे पहले अब हम यहां देखेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री, इसका अगर हम वर्णन करें, इसका एक्सप्लेनेशन करें तो 9th क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब एक बात और हम बताते चले कि 9th क्लास में हम लोगों ने जो केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन पढ़ा, उस क्लासिफिकेशन के आधार पर इन दिए गए चैप्टर्स को बांटना है। यानी ये प्रत्येक चैप्टर केमिस्ट्री के किस पार्ट में आते हैं हमें यह जान लेना है। जैसे अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एवं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो 10th क्लास का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर, ये प्रत्येक चैप्टर केमिस्ट्री के किस पार्ट में आएंगे, यानी फिजिकल में कौन आएगा, कौन सा चैप्टर आएगा, ऑर्गेनिक में कौन सा चैप्टर आएगा, इनऑर्गेनिक में कौन सा चैप्टर आएगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लें। तो देखेंगे कि यहाँ फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर यानी ब्लैक कलर से लिखे गए हैं, यानी फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। चलोगे, ध्यान दोगे, फिजिकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा और सेकेंड होगा। क्लियर हो रहा? उसी तरह से अब देखेंगे सबसे पहले कि यहां थर्ड चैप्टर यानी मेटल एवं नॉन मेटल और फिफ्थ चैप्टर पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट है, यानी थर्ड और फिफ्थ दोनों का मिश्रण, यानी थर्ड को जोड़ दें किसके साथ, फिफ्थ के साथ। तो ध्यान देना, यह केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक पार्ट बन जाता है। कौन सा पार्ट बनेगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। और इसमें कौन सा चैप्टर होगा? तो ध्यान देना, चैप्टर थर्ड आएगा और फिफ्थ आएगा। क्लियर हुआ? लेकिन एक बच गया है और यह जो ग्रीन कलर से लिखा गया है, यह केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पार्ट में आता है, यानी यह जो क्लासिफिकेशन है इसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है बच्चों? और यहां फोर्थ चैप्टर आएगा। क्लियर है? ध्यान देना, फोर्थ चैप्टर आएगा। लेकिन सबसे पहले आप कहोगे कि सर फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। और भी केमिस्ट्री के कई सारे पार्ट्स होते हैं। सारे पार्ट्स के बारे में हम डीपली रूप से उसके डिफिनेशन के साथ, उसकी एग्जांपल के साथ कहां पढ़ चुके हैं? 9th क्लास में। याद होना चाहिए आपको। अब हम यहाँ फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के बारे में चर्चा करने वाले नहीं हैं। हम लोग चर्चा करेंगे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, एसिड बेस एंड साल्ट, मेटल नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। इन्हीं 5 चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोगों का आज का टॉपिक पहले चैप्टर से होगा और पहले चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को पढ़ना है रिएक्शन क्या है और इक्वेशन क्या है। देखो, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, अगर रिएक्शन के बारे में जानना है और इक्वेशन के बारे में जानना है तो सबसे पहले हमें रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला लिखने आना चाहिए और उस कंपाउंड का नाम लिखने आना चाहिए। यानी 2 टॉपिक हमें बेहतर तरीके से आना चाहिए कि कैसे हम लोग किसी कंपाउंड का फार्मूला लिखेंगे और कैसे कोई फार्मूला दिया हुआ है तो उस कंपाउंड का नाम लिखेंगे उस फार्मूला के आधार पे। तो यानी पहला हम लोगों का टॉपिक क्लियरली स्पष्ट हो रहा है कि फर्स्ट हम लोग का जो टॉपिक होगा हाउ टू केमिकल फार्मूला। ध्यान देना, फर्स्ट टॉपिक हाउ टू केमिकल फार्मूला।
यानी हम लोग केमिकल फार्मूला को कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानना है। हम लोग का फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, हाउ टू केमिकल फार्मूला, यानी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा तो हाउ टू केमिकल फार्मूला, और इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले इसके कुछ रूल्स होंगे, रूल्स को पहले हम लिख देंगे, उसको एक एक करके समझाएंगे और फिर एग्जांपल देकर कि कैसे केमिकल फार्मूला लिखा जाता है किसी कंपाउंड का, ये सारी चीजें हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने टॉपिक के बारे में चर्चा किया कि हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने आपको समझाया कि अगर इसको लिखने आ जाता है, नामकरण करने आ जाता है कंपाउंड का, तो फिर हमें चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको लिखने के लिए, केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। पहले मैंने रूल्स को लिख दिया ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ऐसे तो मैं बताऊं तो आप कहोगे कि सर समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे वीडियो ऑफ करोगे समझ में नहीं आएगा। तो रूल्स यानी वीडियो को तुम पॉज करके सभी रूल्स को लिख लोगे। लिखने के बाद हम एक एक करके इन सारे रूल्स को समझा देंगे। जैसे देखोगे, सबसे पहले मॉलिक्यूलर कंपाउंड के केमिकल फार्मूला को संयोजकताओं के विनिमय विधि द्वारा लिखा जाता है, क्रॉस ओवर बैलेंसिस मेथड। देखो, सबसे पहले केमिकल फार्मूला को लिखने का हमारा रूल्स क्या होता है देखेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने बताया क्रॉस ओवर बैलेंसिस मेथड यानी संयोजकताओं का विनिमय विधि। कहने का अर्थ है विनिमय विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तुम पढ़े होंगे। जैसे अगर एक यहाँ है, एक यहाँ है, दो यहाँ है, तीन यहाँ है, तो सबसे पहले इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई, यही कहलाता है क्रॉस ओवर बैलेंसिस मेथड। क्रॉस ओवर बैलेंसिस मेथड समझ लो फिर एक बार कि अगर यहाँ कोई एलिमेंट P है जिसका वैलेंसी अगर हम ले लें 2, कोई एलिमेंट O है जिसका वैलेंसी 2 है, तो देखना सबसे पहले कहने का कि क्रॉस करेंगे इधर और इसको क्रॉस करेंगे इधर। क्लियर हुआ? तो यानी अब हमारा क्या बनेगा, P2O2। क्लियर हुआ कि नहीं? यानी क्रॉस ओवर बैलेंसिंग मेथड समझ में आया। चलो नेक्स्ट रूल कर रहा है कि इस विधि में सबसे पहले यौगिक के तत्वों के संयोजकताओं को लिखते हैं। इन दिस मेथड फर्स्टली वी राइट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड। इस विधि में हम यौगिक के तत्वों को लिखेंगे। सबसे पहले ध्यान देना कि यौगिक मान लेते हैं कि कोई भी यौगिक लेते हैं, जैसे NaCl एक कंपाउंड है, तो इसके तत्व क्या क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या है। तो किसी भी यौगिक को बनाने में जो भी तत्व भाग लेते हैं वही उसके पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट्स को अलग करके उसके संयोजकता को लिखना होता है। तो जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड नाम तो होता है, लेकिन इसमें कौन कौन से तत्व भाग लिए हैं, एक Na लिया है और दूसरा Cl लिया है। अब इसके वैलेंसी को लिखना है, तो सोडियम के वैलेंसी को का एक होता है और क्लोरीन का वैलेंसी भी एक होता है। यह तुमको पता होना चाहिए, वैलेंसी निकालने आना चाहिए। एक टॉपिक हम चर्चा कर देंगे कि वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, इसका भी एक टॉपिक हम चर्चा करेंगे। तुम चिंता न करो, समझ में सब कुछ क्लियरली आएगा। तो देखो ए हो गया। जैसे अगर हम बात करें एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड की, यानी Al2O3 एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड की, तो इसमें देखेंगे यह एक कंपाउंड है, इसमें दो तत्व भाग लिए हुए हैं। पहला एक एल्युमिनियम भाग लिया हुआ और दूसरा एक ऑक्सीजन भाग लिया हुआ। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। यह हमने आपको बताया सेकंड रूल कि इस विधि में सबसे पहले तत्वों की यौगिक के संकेतों को लिखेंगे और उसके संयोजकता को भी लिखेंगे। तो यौगिक का संकेत यानी एल्युमिनियम हो गया, तो एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीजन का संकेत O होता है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम का संकेत Na होता है, क्लोरीन क्लोराइड में यानी क्लोरीन का संकेत Cl होता है। थर्ड रूल का तत्व के संकेत के ऊपर या नीचे कहीं भी तत्व का जो संकेत है, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम का संकेत Na हुआ, क्लोरीन का संकेत Cl हुआ, तो संकेत के ऊपर या नीचे उसकी वैलेंसी को लिख देंगे। जैसे मैंने नीचे लिखा, ऊपर भी आप लिख सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए,
वैलेंसी को क्रॉस मेथड द्वारा उसके पोजीशन को चेंज करके लिखते हैं। अब पोजीशन को चेंज करना है क्रॉस मेथड द्वारा, तो देखना कब सबसे पहले ये क्रॉस मेथड द्वारा कैसे पोजीशन चेंज होगा। जैसे एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है, इनका क्रॉस मेथड होगा कि एल्युमिनियम की वैलेंसी को इधर क्रॉस करेंगे और ऑक्सीजन की वैलेंसी को इधर क्रॉस करेंगे, तो यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। तो ध्यान से देखना कि यहाँ एल्युमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी Al2 बनाएगा, नीचे लिखेंगे, नीचे ऐसे नहीं कि 2L लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्लियर है। और O ऑक्सीजन कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो Na 1 से मल्टीप्लाई और Cl 1 से मल्टीप्लाई, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसी तरह से बात कर रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 की, तो इसमें देखेंगे कि मैग्नीशियम के लिए Mg यानी मैग्नीशियम के लिए संकेत Mg होता है, क्लोरीन के लिए संकेत Cl होता है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। अब इनका क्रॉस मेथड करना है, तो ध्यान देना क्रॉस मेथड में इसको इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे, यानी Mg के लिए 1 आएगा, जो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 को लिखते नहीं है। फिर क्लोरीन आता है, तो क्लोरीन के लिए क्रॉस किया तो 2 आया, तो MgCl2 बना, जिसका नाम क्या हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर होगा। अब देखेंगे यदि दोनों वैलेंसी का अंक किसी अंक से कटता है तो उसे काटकर छोटा कर देते हैं। जैसे कोई भी वैलेंसी लेते हैं और उसका अंक कट जाता है तो उसको आसानी से इजीली कट कर देते हैं और वैसे ही उसको लिख देते हैं। जैसे देखोगे, थोड़ा सा पहले हम समझा देते हैं, देखना सबसे पहले अगर हम बात कर ले Na की और Cl की, तो Na की वैलेंसी 1 होती है और Cl की वैलेंसी 1 होती है, ये इजीली कट जाएंगे, यानी इनको काटा जा सकता है, कट किया जा सकता है, यानी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा तो क्रॉस करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, NaCl लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसी तरह से अगर हम बात कर लें सबसे पहले SO की, तो सल्फर की वैलेंसी ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है इजीली कट हो जाएगी और उसको हम आसानी से लिख सकते हैं, उसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट रूल देखो कि यदि किसी कंपाउंड में एक या एक से अधिक तत्वों के परमाणु हो तो उसकी वैलेंसी को ब्रैकेट में लिखकर राइट साइड में नीचे की तरफ लिखा जाता है, एक या एक से अधिक कंपाउंड हो। जैसे बात कर लें सोडियम हाइड्रोक्साइड की या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो देखिए हाइड्रोक्साइड में OH होता है। क्लियर है, कितना यहाँ 2 तत्व बने हुए हैं। हाइड्रोक्साइड नाम तो है, यह एक एटम का काम करेगा, एक कंपाउंड का काम करेगा, एक का काम करेगा, लेकिन इसमें 2 तत्व जुड़े हुए हैं। एक तो सबसे पहले तुम्हारा जुड़ा हुआ ऑक्सीजन और दूसरा जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। क्लियर होगा। तो इसकी वैलेंसी को हम कैसे लिखेंगे यह चीज समझना है। अगर हमको लिखना होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो Mg और OH का होल ट्वाइस लिखते हैं, यानी ब्रैकेट में राइट साइड में नीचे की तरफ लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम के लिए वैलेंसी, Mg के लिए वैलेंसी अभी हमने बताया 2 होता है, और हाइड्रोक्साइड OH के लिए वैलेंसी देखो 2 तत्व मिले हुए हैं लेकिन एक का काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर किसका काम कर रहे हैं, एक का, यानी यहाँ रेडिकल हो गया। क्या हो गया, रेडिकल हो गया। और यहाँ एक होता है, तो देखोगे सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने बताया कि अगर 2 या 2 से अधिक है, किसी यौगिक में तत्वों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, तो उसकी वैलेंसी को ब्रैकेट में लिखकर राइट साइड में नीचे की तरफ लिखते हैं, और जैसे बनेगा क्या, Mg O एक हो जाएगा और OH, तो 2 तत्व है तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 कर लेंगे। क्लियर है, यानी MgOH का होल ट्वाइस। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब चलो हम कुछ यौगिकों का नाम लिखना सिखाएंगे। सबसे पहले यौगिक का नाम होगा और उसके फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे यह चीज देखेंगे कुछ, यानी एग्जांपल कह लें, क्यों कह लें, तो एग्जांपल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
देखिए यहाँ कुछ कंपाउंड्स के नेम दिए हुए हैं, कुछ यौगिकों के नाम दिए हुए हैं, तो इनका फॉर्मूला लिखना है। अभी जो मैंने रूल बताया, 6 रूल बताया, 6 रूल के बारे में हमने जानकारी दिया, एक एक करके सभी रूल्स को समझाया। उसी रूल के आधार पर हम सारे यौगिकों के फॉर्मूला को लिखेंगे, सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूला को लिखेंगे और एक एक करके हम समझाते चलते हैं। हम ध्यान से देखना। पहला हम लोग का क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो हाइड्रोजन क्लोराइड में 2 तत्व मिले हुए हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए हाइड्रोजन का संकेत H होता है और क्लोरीन का संकेत Cl होता है। सिंबल लिख देंगे। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। दोनों का क्रॉस करेंगे तो बनेगा क्या, HCl। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इतना बात समझना है। अब देखेंगे यानी यहाँ HCl हो जाएगा। दूसरा बात करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए, तो मैग्नीशियम के लिए संकेत Mg और क्लोरीन के लिए संकेत Cl। Mg की संयोजकता वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है और इसका क्रॉस इधर, इसका क्रॉस इधर करेंगे यानी बन क्या जाएगा MgCl2। क्लियर हुआ? यानी सेकंड नंबर का बन गया MgCl2। उसी तरह से हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। अब देखेंगे सबसे पहले हाइड्रोजन ब्रोमाइड में यानी हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन का सिंबल Br होता है। अब इनके वैलेंसीज के बारे में जानना है तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, ब्रोमीन की भी वैलेंसी 1 होती है और दोनों का क्रॉस करेंगे क्या बन जाएगा HBr। यानी अब इसका फॉर्मूला बन गया HBr। क्लियर हो रहा? यानी जो रूल बताया उसी रूल पे लिखा जा रहा है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी अगर बीच में टेट्रा आया है तो तुमको यह समझना है कि सिर्फ हमें कार्बन और क्लोराइड का ही संकेत लिखना है, टेट्रा का कोई सिंबल नहीं होता है। टेट्रा प्रीफिक्स के रूप में काम करता है। यानी यह कब समझ में आएगा, जब हम किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देकर उसका नाम लिखना सिखाएंगे यानी नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड सिखाएंगे। तो इसमें प्रीफिक्स के बारे में बताएंगे, जैसे टेट्रा प्रीफिक्स है, ट्राई प्रीफिक्स है, डाई प्रीफिक्स है। दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? यानी टेट्रा, ट्राई, डाई ये सब प्रीफिक्स होते हैं और इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा होगा। अब हमें कार्बन लिखना है तो कार्बन के लिए वैलेंसी C होता है और क्लोराइड के लिए वैलेंसी Cl होता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को करेंगे तो बनेगा CCl4। यानी अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया CCl4। उसी तरह से एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड है तो देखेंगे सबसे पहले कि एल्युमिनियम के लिए सिंबल Al होता है, ऑक्सीजन के लिए सिंबल O होता है। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। सिंबल को जब वैलेंसी को क्रॉस करेंगे तो बनेगा Al2O3। यानी इसका फॉर्मूला क्या बन गया Al2O3। क्लियर हुआ? उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन के लिए C होता है, ऑक्सीजन के लिए O होता है। कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अभी मैंने रूल बताया था कि अगर वैलेंसी दोनों तत्वों की यानी किसी भी तत्व की वैलेंसी अगर किसी अंक से कटती है तो उसे काटकर छोटा कर लेते हैं यानी दे कट शॉर्ट। यानी ये कटने वाले हैं यानी 2 से देखेंगे 2 से 2 बार में कट जा रहा है यानी यहाँ 2 बच रहा है और यहाँ क्या बच जा रहा है 1। अब हमें न्यू वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ना कि ओल्ड वाले का। 4 और 2 का नहीं करेंगे, अब 2 और 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बनेगा CO2। क्लियर हो रहा है? चलिएगा नीचे देखेंगे यानी अब इसका क्या बन गया CO2। अब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है तो देखेंगे फास्फोरस के लिए सिंबल P होता है और क्लोरीन के लिए सिंबल Cl होता है। फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बनेगा PCl3। यानी अब इसका क्या बन गया PCl3। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? इतनी बात समझ में आ रही है? अब आगे देखेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन के लिए देखेंगे तो सिंबल H होता है, सल्फाइड का सिंबल S होता है। यानी सल्फर का सिंबल S होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बनेगा H2S। यानी इसका फॉर्मूला H2S हो गया। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो देखेंगे सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हमें
तो नाइट्रोजन के वैलेंसी, नाइट्रोजन के लिए सिंबल N और ऑक्सीजन के लिए सिंबल O। अब देखेंगे सबसे पहले कि इसकी वैलेंसी 3 होती है और इसकी वैलेंसी 2 होती है। अब इनका करेंगे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बनेगा N2O3, यानी 3 इधर जाएगा तो इधर आएगा, यानी इसके लिए हो गया N2O3। चलिएगा सोडियम सल्फाइड है तो सोडियम के लिए सिंबल Na, सल्फाइड सल्फर के लिए S। इसकी वैलेंसी को देखिए 8 और इसकी वैलेंसी को ऊपर कर चुके हैं 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बनेगा Na2S। क्लियर है, यानी Na2S। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम के लिए सिंबल देखें तो Ca होता है, हाइड्रोक्साइड यानी OH होता है। कैल्शियम की वैलेंसी 2, OH की वैलेंसी 1 होती है। अब देखेंगे कि यह तत्व नहीं है, यह रेडिकल है, ध्यान रखना। तो रेडिकल की चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे, घबराने की बात नहीं है। अब इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अभी हमने बताया कि जब दो तत्व भाग लेते हैं तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो Ca और OH को क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में, और इसकी वैलेंसी को इसके नीचे लिख देंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम के लिए Mg और हाइड्रोक्साइड के लिए O। इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1। यही काम से ऊपर वाले के तरह ही, यानी Mg OH को ब्रैकेट में और वोल्ट वाइज कर लेंगे। उसके बाद देखिए, यानी इसका हम लिख देंगे CaOH द वोल्ट वाइज, इसके लिए MgOH द वोल्ट वाइज। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आप लिख लोगे, कैल्शियम कार्बोनेट भी आप लिख लोगे और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी आप लिख लोगे। चलो हम इधर फार्मूला लिख देते हैं और इस तरह से एक्सप्लेनेशन आप कर लेना जैसे यहाँ किया गया है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH द होल थ्राइस, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो KOH। सबका फार्मूला हम लिख दिए। So pause the video, note it down. देखिए अभी हम लोगों ने केमिकल फार्मूला लिखना सीखा, कुछ एग्जांपल के बारे में समझा। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा कि फार्मूला दिया रहेगा, जैसे फार्मूला दे देता है CaCO3 और इसका नाम क्या होगा, तो अभी आप पहले पढ़े तो बता दोगे, तो नाम क्या होगा, नाम लिखना है। और अभी तक नाम दिया था, हम लोगों ने फार्मूला लिखना सीखा, फार्मूला से नाम लिखना सीखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा यानी नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड नेक्स्ट टॉपिक होगा। और नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, रेडिकल के बारे में जानेंगे, यानी रेडिकल को हिंदी में मूलक कहते हैं और इसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक्स।